गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्ट रूम। मैं एडवोकेट सुरेंद्र हुड्डा रोहतक से। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको चेक बाउंस केस के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। लेकिन पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि चेक बाउंस का केस क्या होता है और कोर्ट में इस केस की प्रोसीडिंग कैसे कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ए ने बी को चेक दिया और बी ने वह चेक अपने अकाउंट में लगाया और किसी रीज़न से वह चेक बाउंस हो जाता है। तब बैंक बी को उस चेक का रिटर्न मेमो देता है। मेमो में इस चेक की डिटेल होती है जिसमें लिखा होता है कि चेक बाउंस होने का क्या रीज़न है। चेक बाउंस होने के काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि ए ने अपना अकाउंट क्लोज करवा दिया हो, या फिर चेक पर ओवर राइटिंग हो, या फिर ए के सिग्नेचर मैच ना करते हों, या फिर ए ने पेमेंट स्टॉप करवा रखी हो। इसके बाद हमारा फर्स्ट प्रोसीजर आता है नोटिस देने का। चेक लेने वाला व्यक्ति चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस भेजता है कि आपने मुझे जो चेक दिया था वह चेक बाउंस हो गया है, और यह नोटिस भेजने का समय होता है 1 महीना। जिस डेट को मेमो मिला है उस डेट के विदिन अ मंथ यह नोटिस चेक देने वाले व्यक्ति को भेजना होता है। चेक देने वाले व्यक्ति को इस नोटिस का रिप्लाई देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। नोटिस में भी यह स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि आपको इस नोटिस का रिप्लाई देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। नोटिस को बाय पोस्ट या फिर बाय मेल भेजा जा सकता है। अगर नोटिस बाय पोस्ट किया गया है तो पोस्टल रिसिप्ट को सुरक्षित और संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है, जो आगे चलकर कोर्ट केस में एविडेंस में लगाई जाती है। अगर नोटिस भेजने के बाद 15 दिन के अंदर कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता है या किसी भी तरह से सेटलमेंट नहीं किया जाता है तो 30 दिन के अंदर कोर्ट में चेक बाउंस का केस फाइल करना बहुत ज़रूरी होता है। और यह केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के अंतर्गत जिस मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में यह केस आता है उस मजिस्ट्रेट के कोर्ट में यह केस फाइल किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ यह कंप्लेंट केस फाइल करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट कंप्लेंट के साथ लगाने चाहिए। सबसे पहले कंप्लेंट की ओरिजिनल कॉपी लगाएं और साथ में कंप्लेंट की एक फ़ोटोकॉपी भी लगाएं। ओरिजिनल चेक लगाएं, रिटर्न मेमो, लीगल नोटिस की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल पोस्टल रिसिप्ट। चाहे तो आप पोस्ट की स्टेटस रिपोर्ट भी साथ में लगा सकते हैं, और अगर ना भी लगाएं तो भी कोई बात नहीं। कंप्लेनेंट की आईडी की फ़ोटोकॉपी भी साथ में लगाएं। कंप्लेंट के साथ कंप्लेनेंट को अपना एफिडेविट भी लगाना ज़रूरी होता है, जिसमें केस की डिटेल मेंशन होनी बहुत ज़रूरी है। ये सभी डॉक्यूमेंट लगाकर कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था कोर्ट में केस फाइल होने तक का प्रोसीजर। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि केस फाइल होने के बाद कोर्ट का क्या प्रोसीजर होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको चेक के बारे में एक जानकारी और दे दूं। दोस्तों, चेक पर जो डेट मेंशन होती है, चेक की वैलिडिटी उस डेट से 90 दिन के अंदर अंदर की होती है। आप 90 दिन के अंदर उस चेक को कितनी ही बार बैंक में लगा सकते हैं। लेकिन अगर चेक बाउंस होने के बाद आप अक्यूज्ड को नोटिस कर देते हैं तो उसके बाद आप उस चेक को बैंक में दोबारा नहीं लगा सकते। और अगर आप इसके बाद भी उस चेक को नोटिस भेजने के बाद भी उस चेक को अगर बैंक में लगाते हैं तो यह बात हमारे खिलाफ कोर्ट में जा सकती है। दोस्तों, केस फाइल होने के बाद जब फाइल मजिस्ट्रेट के समक्ष जाती है तो मजिस्ट्रेट को यह बताना आवश्यक होता है कि पेमेंट की एवज में जो यह चेक लिया गया था, यह चेक उस पर लिखी गई डेट के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट में बैंक में लगा दिया गया था, और मेमो, नोटिस, केस फाइलिंग सभी टाइम लिमिट के अंदर हैं, और यह केस आपके क्षेत्राधिकार में ही आता है। ये सभी फैक्ट्स बताने के बाद ही मजिस्ट्रेट चेक देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट नोटिस जारी करता है। चेक देने वाला व्यक्ति जो कि इस केस में अक्यूज्ड है, यदि कोर्ट नोटिस रिसीव होने के बाद नोटिस में दी गई तारीख पर कोर्ट में उपस्थित हो जाता है और यह स्वीकार कर लेता है कि उसने कंप्लेनेंट को पेमेंट के एवज में जो चेक दिया था वह उसकी ही गलती से बाउंस हुआ है, तो कोर्ट द्वारा दोनों पार्टीज़ का सेटलमेंट करवा दिया जाता है।
सेटलमेंट तभी किया जाता है जब अक्यूज्ड पेमेंट करने के लिए मान जाए, और यदि अक्यूज्ड पेमेंट और सेटलमेंट के लिए सहमत नहीं होता है और प्रोटेस्ट करना चाहता है तो केस की प्रोसीडिंग को कोर्ट प्रोसीजर से आगे फॉलो किया जाता है। इससे हटके अगर अक्यूज्ड कोर्ट नोटिस रिसीव होने के बाद कोर्ट में दी गई तारीख पर उपस्थित नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड के खिलाफ जमानती वारंट अर्थात बेलेबल वारंट जारी करता है। इस दौरान अक्यूज्ड फिर से उपस्थित नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट गैर जमानती अर्थात नॉन बेलेबल वारंट जारी करता है। चेक बाउंस केस का प्रोसीजर क्रिमिनल केस के प्रोसीजर की तरह ही फॉलो किया जाता है। नॉन बेलेबल वारंट जारी होने के बाद भी यदि अक्यूज्ड कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होता तो पुलिस द्वारा अक्यूज्ड को अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है। अक्यूज्ड चाहे तो अपनी ज़मानत करवा सकता है, और अगर अक्यूज्ड अपनी ज़मानत नहीं करवाता है तो मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को जुडिशल कस्टडी में भेज देता है। इसके बाद अक्यूज्ड पर चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। चार्ज फ्रेम होने के बाद कंप्लेनेंट विटनेस का प्रोसीजर शुरू किया जाता है। इस प्रोसीजर में कंप्लेनेंट की, बैंक क्लर्क की और यदि कोई अन्य विटनेस हो तो उनकी कोर्ट में विटनेस करवाई जाती है। कंप्लेनेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिए जाते हैं। इन सभी विटनेसेस से अक्यूज्ड के एडवोकेट द्वारा क्रॉस क्वेश्चन सवाल जवाब किए जाते हैं, जिनमें अक्यूज्ड का वकील अक्यूज्ड का डिफेंस तैयार करने की कोशिश करता है। कंप्लेनेंट साइड का विटनेस प्रोसीजर पूरा होने के बाद 313 सीआरपीसी का प्रोसीजर आता है, जिसमें अक्यूज्ड को अपने डिफेंस में विटनेस करवाने का और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने का मौका दिया जाता है। इन सब के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा सभी विटनेस को और एविडेंस को देखकर सोच समझकर न्याय किया जाता है और फाइनल जजमेंट दिया जाता है। चेक बाउंस केस में 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, या फिर फाइन के रूप में चेक में जो धनराशि दी गई है उसका 2 गुना करके फाइन भी किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, आपको आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपसे फिर मिलते हैं दोस्तों चेक बाउंस केस से संबंधित और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।